Next topic is what you call solubility. Next topic is solubility. Now what is this solubility? देखो solubility को समझना है तो होता क्या है कि अगर आप सॉल्यूट को पानी में डिसॉल्व करते हो तो सॉल्यूट ब्रेक कर जाता है। जब सॉल्यूट को पानी में डिसॉल्व करते हो तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। जब वो ब्रेक कर जाते हैं और ब्रेक करने के प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। पानी में या किसी सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल ब्रेक करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के हिसाब से हम बोलते हैं कि डिसोल्यूशन होगी। समझ आ गई? सारा का सारा एकदम ब्रेक नहीं करता, विद द टाइम धीरे धीरे ब्रेक होती है चीजें, ठीक है। तो होगा क्या कि थोड़े टाइम बाद जो ब्रेक किए हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो मूव करते हैं और मूव करते करते जो सॉलिड फॉर्म में है, जो सॉल्यूट अभी ब्रेक नहीं किया, उसके साथ टकरा जाते हैं। जब वो उससे टकराते हैं तो ये भी सेटल कर जाते हैं। जो टकराएगा सॉल्यूट मॉलिक्यूल, मूव करता करता सॉल्यूट मॉलिक्यूल टकरा जाएगा। जब वो टकराएगा तो वो क्या करेगा, सेटल डाउन, नीचे गिर जाएगा। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। व्हाट डू वी से? प्रेसिपिटेशन। समझ आ गई बात? डिसोल्यूशन फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गई? या क्रिस्टलाइजेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल? एक टाइम आएगा जितना सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिसोल्यूशन हो रही है उतना ही क्रिस्टलाइजेशन हो रही है। उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अब सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिसॉल्व नहीं करेगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें जितना सॉल्यूट मॉलिक्यूल की डिसोल्यूशन हो रही है उतनी उसकी क्या हो रही है, प्रेसिपिटेशन। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज सेम, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज सेम। सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस टाइम कितना सॉल्यूट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी। जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया जिसमें इक्विलिब्रियम है क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन के बीच में, उस टाइम सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है, दैट इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी। चाहे उसको मोलैरिटी की टर्म में देख लो, चाहे उसको मोल फ्रैक्शन की टर्म में कर लो, चाहे उसको नॉर्मलिटी की फॉर्म में कर लो, इट इज अ सॉल्युबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। समझ आ गई बात? ठीक है, फाइन। नाउ वंस इट इज सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबिलिटी पता चल गई, दिस इज अ सॉल्यूट। ये सॉल्युबिलिटी है किसकी? सॉलिड इन लिक्विड। किसकी सॉल्युबिलिटी? सॉलिड इन लिक्विड। किस पे डिपेंड करती है? दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बोलते हैं अगर कोई सॉल्यूट ऐसे हैं जिसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो करते हैं, मतलब हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। कई ऐसे सॉल्यूट हैं जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो रिलीज करते हैं, जो हीट एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ा रहा है। तो आप और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन जो एंडोथर्मिक है, जिनकी सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक है, उनको जैसे डिसॉल्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो हीट एनर्जी क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब। तो अगर आप टेम्परेचर दोगे तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने से कम होगी। आ गया समझ बेटा? ठीक है, फाइन। अब आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्योंकि प्रेशर का सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सॉलिड के सॉलिड मॉलिक्यूल कंप्रेसिबल नहीं है, वो कंप्रेस नहीं हो सकते। गैस की सॉल्युबिलिटी का इन लिक्विड फर्क डालता है प्रेशर। उसको हम स्टडी बाद में करेंगे, पहले टेम्परेचर का रोल। गैसियस मॉलिक्यूल जब भी किसी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे वो प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक है। जब भी गैसियस मॉलिक्यूल किसी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, दैट प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ऑलवेज क्या है? एक्सोथर्मिक। हीट एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। हीट एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। ओके फाइन। तो क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज। क्लियर? ठीक है, फाइन। इसीलिए हम बोलते हैं गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से बढ़ने से कम होती है। ये तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब भी गैस को आप किसी लिक्विड में डिसॉल्व करोगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा। कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्सोथर्मिक की प्रोसेस की सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इज दैट क्लियर? प्रेशर का क्या? हाँ, क्यों एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक इसलिए कि पहले गैसियस मॉलिक्यूल से दूर थे, जैसे आपने उनको लिक्विड में डिसॉल्व किया नजदीक आ गए। पहले दूर दूर थे, पर जैसे ही आपने उसको डिसॉल्व किया लिक्विड में, वो क्या हो गया, नजदीक आ गए। अच्छा, जब नजदीक आएंगे तो अट्रैक्शन क्या कर जाएगी, इंक्रीज।
और अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी तो एनर्जी क्या करेगी, रिलीज, क्योंकि हम केमिस्ट्री में तो पढ़ते हैं जहां पे अट्रैक्शन वहां पे एनर्जी रिलीज। इज दैट क्लियर टू ऑल फाइन? तो सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण डिक्रीज कर रही है। और एक्सो क्यों है? क्योंकि वो नजदीक आगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी टेंपरेचर से। इज दैट क्लियर टू ऑल फाइन? दूसरा इंपैक्ट है प्रेशर का। हेनरी वाज द साइंटिस्ट, हेनरी ने स्टडी किया गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। तो हेनरी ने बोला कि मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ही गैस का मास डिसॉल्व करेगा इन ए लिक्विड। जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड क्या करेगी, इंक्रीज। और इसको हटाया प्रोपोर्शनलिटी को, तो m इज इक्वल टू k इनटू v। उसी दौरान डाल्टन वाज अ साइंटिस्ट जो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर के रिलेशन को स्टडी कर रहा था। तो उसने बोला जैसे मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, उसी तरह बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो इसको हटाया प्रोपोर्शनलिटी, तो यहाँ पे आ गया k इनटू प्रेशर ऑफ N2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय k इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। यानी कि प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू KH। KH इज हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि अगर आप ढंग से देखते हो पार्शियल प्रेशर और KH इज इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। कोई गैस रेडी मेरे यहाँ पे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी। अभी बताया ना सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो ये इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब KH ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम, KH कम सॉल्युबिलिटी। तो KH और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन इनवर्स है। ये समझ आ गया? इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ आ गया बेटा सबको? यहाँ तक क्लियर है सभी को? नाउ हेनरी लॉ कहाँ अप्लाई होता है? हेनरी लॉ अप्लाई होता है स्कूबा डाइवर्स जो सी के अंदर जाते हैं, सिलेंडर यूज करके सी के अंदर जाते हैं। तो सी के अंदर जब जाते हैं तो हमारे पे प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि सी की लेयर्स हैं। प्रेशर बढ़ेगा तो सिलेंडर की गैस जो नाइट्रोजन उसमें कंटेन करेंगे, क्योंकि एयर में भी क्या होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो सिलेंडर में भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रखोगे तो नाइट्रोजन ब्लड में बहुत ज्यादा डिसॉल्व करती है, क्योंकि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बहुत ज्यादा होती है। तो इतने हाई प्रेशर पे बहुत ज्यादा नाइट्रोजन ब्लड में डिसॉल्व कर जाएगी। फिर जब स्कूबा डाइवर ऊपर आएगा तो नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व है, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, वहां पे प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा था। तो जैसे वो बाहर आया वो प्रेशर कम हुआ तो नाइट्रोजन एकदम बाहर जाना चाहेगी। उसके कारण वो टिश्यूज को डैमेज करेगी, ऑर्गन्स को डैमेज, पर्सन डेथ भी हो सकती है। तो हमने क्या किया, उसकी बजाय हीलियम यूज करते हैं, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो कम हीलियम डिसॉल्व होगा तो स्कूबा डाइवर जब ऊपर आएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बोनेटेड जो वाटर है वो क्यों है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर उसमें हम ऐड करते हैं। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो मास डिसॉल्व ज्यादा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। क्लियर है सर? ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। दिस इज ऑल अबाउट। हाँ जी।